है और राइट साइड से भी हमारे मिनिस्टर अभी आने वाले हैं। मैडम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं आपके माध्यम से देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगी कि देश के कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा आम आदमी को ठगा जा रहा है। इन पॉन्जी स्कीमों के बारे में सरकार को पता है? अगर सरकार को पता है तो इन पॉन्जी स्कीमों से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, तथा वित्त मंत्री यह बताने की भी कृपा करें कि इन पॉन्जी स्कीमों को हटाने के लिए लोगों को क्या क्या करना है। धन्यवाद। Answer please, Professor Deepika, Minister of Finance Affairs. धन्यवाद स्पीकर मैडम। इस प्रकार की फर्जी स्कीम जिनमें आम लोगों के साथ ठगी हो रही है, निम्न कार्रवाई की गई है। सीबीआई के द्वारा पिछले 3 वर्षों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 132 फर्जी पॉन्जी कंपनियां शामिल थी। इस संबंध में सीबीआई ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 के तहत 87 फर्जी मामलों की जांच की, जिनमें 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायतें सचेत पोर्टल की सुविधा भी प्रदान कर रही है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। Question number 80, श्री अर्नब सिंह गोदिया, सांसद गुना, प्रश्न पूछें। आदरणीय स्पीकर मैम, देश में आजकल एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में समस्त वित्तीय लेन देन डिजिटल हो ताकि वित्तीय लेन देन पारदर्शी और जल्दी हो सके, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड के केस भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस संबंध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के केस भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके संबंध में स्पीकर मैम, आपके माध्यम से वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। धन्यवाद स्पीकर मैम। उत्तर दें वित्त मंत्री। इस संबंध में राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाकर आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्स, सॉफ्टवेयर और ब्राउजिंग को समय समय पर अथॉराइज किया जाता है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों की पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार की दूसरी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। Question number 81, सुश्री गीतिका, सांसद गुवाहाटी। धन्यवाद स्पीकर मैडम। आज भी औरत के हिस्से आग है, कितनी भी उसके पास डिग्रियां हो। यह पंक्तियां कीर्ति रतन सिंह ने लिखी हैं। स्पीकर मैडम, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि तेजाब से जो हमले महिलाओं पर हो रहे हैं, उनसे निपटने की सरकार के पास क्या क्या उपाय हैं। दूसरा, एसिड अटैक में इस्तेमाल होने वाले एसिड्स की बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाए हैं। स्पीकर मैडम, सरकार ने पिछले 3 सालों में एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और उनका पुनर्वास कैसे किया गया है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। Answer please, तेजस्विनी सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। थैंक यू मैम। स्पीकर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर राज्य के विषय है। एसिड अटैक से संबंधित जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और राज्य सरकारें वर्तमान कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है। पॉइजन एक्ट 1919 के तहत एसिड और दूसरे जहरीले केमिकल की बिक्री को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत
इसके डाटा के अनुसार पिछले 3 सालों में 386 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 62 व्यक्तियों को सजा सुनाई जा चुकी है। और जरा अब मैं विपक्ष के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आज भी औरत के हिस्से आग है, आज भी औरत के हिस्से आग है, तो हम आग में फूल खिलाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 82, मिस्टर मनीष, एमपी सांसद, गुवाहाटी। थैंक यू स्पीकर मैडम। क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, जब घर नहीं तो घर जाने की क्या तमन्ना, जब घर नहीं तो घर जाने की क्या तमन्ना। स्पीकर मैडम, व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। आपके माध्यम से मैं ग्रामीण विकास मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुवाहाटी जिले से सहित असम राज्य में अब तक कितनी बेघर लोगों को अवकाश प्रदान किया गया है? धन्यवाद। उत्तर दीजिए ग्रामीण विकास मंत्री सुश्री सौम्या मांझी। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत असम राज्य में कुल 20,84,870 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वर्तमान समय में 5,95,870 घरों को बना दिया गया है। इससे संबंधित सभी डाटा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वेबसाइट में उपलब्ध मिलेगा। असम राज्य सहित भारत के सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी को आवास बनाने की समय सीमा मार्च 2024 है। धन्यवाद। मिस अदीबा, एमपी वायनाड, केरला। Will the Minister of Defence be pleased to state the various types of defence aircraft and helicopters manufactured in the country, whether the engines for these aircraft and helicopters are being imported, the percentage of components indigenously manufactured for these aircraft and helicopters, and whether the government has a target period for manufacturing these aircraft and helicopters indigenously, and if so, the details thereof. Thank you, ma'am. Answer please, Minister of Defence. Thank you, Speaker ma'am. The various type of defence aircrafts and helicopters manufactured in the country and in use are light combat aircraft, Jaguar, various variants of MiG-21 and light combat helicopters. During the last 5 years, 8 engines for light combat aircraft have been imported by Aeronautical Development Agency. Government has taken various steps to encourage and enhance indigenization content of all defense products, including aircrafts and helicopters. Thank you, Speaker. Question number 84, Sanjana Meena, MP Chandni Chowk. मेरा सवाल देश के रक्षा मंत्री जी से है कि क्या डिफेंस प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर होने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है? क्या सरकार ने हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बनाया गया बिना पायलट की उड़ने वाला लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया गया? धन्यवाद मैडम। Answer please, Ms. Anshika Agrawal, Minister of Defence. भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और विज्ञान की मदद से स्वदेशी विनिर्माण के द्वारा रक्षा हथियार बनाने का कार्य कर रहे हैं। स्वदेशी रक्षा उपकरण बनाने के लिए खरीदो और बनाओ स्कीम भी जारी है। देश की रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, इसीलिए DRDO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिना पायलट के लड़ाकू विमान उड़ाने में कार्यरत है। स्वदेशी पहलों के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ सालों में हमने 115 mm आर्टिलरी गन प्रणाली धनुष, लाइट वेट एयरक्राफ्ट तेजस, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश मिसाइल एवं युद्ध टैंक अर्जुन T-90 टैंक और चीता हेलीकॉप्टर का निर्माण भी किया है। थैंक यू। Question number 85, श्रीमान गौरव मीना जी, सांसद मेरठ। सांसद जी
सांसद जी उठिए। माफी चाहता हूँ मैडम, किसान आदमी को दोपहर का समय नहीं रहा। गौरव मीना जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में क्या किया। मंत्री जी सुन रहे हैं ना? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों में बढ़ानी थी वह क्यों नहीं बढ़ाई। मंत्री जी, इसमें आपकी सरकार क्या कर रही थी इस मामले में, बताइए। आप बताइए मंत्री साहब, भारत में कितने किसानों ने कृषि संकट के कारण आत्महत्या कर ली, समझ रहे हैं ना आप? क्या हुआ वो बच्चों का? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे आप। घबराहट हो रही, पानी पी ली। कृषि मंत्री हिमांशु बैरागी जी, उत्तर दें। अब आप करेंगे विकास जो सो रहे हैं। सुनिएगा, सो मत जाइएगा। हमारी सरकार द्वारा किसानों का विकास करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इतनी देर में बोलिए जरा पड़ रहा है आपको, जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है। भारत सरकार द्वारा फसल की खरीदी पर मैक्सिमम भुगतान प्राइस किया जा रहा है। हम किसानों के लिए जान दे सकते हैं। किसान हमारे देश की आन बान शान है। जान मत दीजिए, किसानों की सेवा करिए। आप करेंगे तो आप करेंगे। सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। आपकी सरकार हमेशा से पैसे खाते आई है और पैसे ही खाती है किसानों का। आपकी सरकार ने साल से 3 बार लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्वेश्चन नंबर 86, नंदिनी मीना, एमपी बैंगलोर। स्पीकर मैडम, मंत्री जी से मेरा सवाल है कि स्वीडन, बेल्जियम, ब्राजील जैसे देश उनकी जीडीपी का 6% से ज्यादा खर्च करते हैं मैडम, और यूनाइटेड नेशंस भी यही कहता है कि जीडीपी का 6% खर्च शिक्षा में हो। मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी इसे कब तक बढ़ाएं? जिया खान, एमपी। मैडम, मुझे शिक्षा मंत्रालय से यह जानना है कि नई शिक्षा नीति का रोड मैप क्या है। धन्यवाद। आंसर प्लीज। सिमी शर्मा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बजट में हमारी सरकार ने शिक्षा खर्च को बढ़ाकर 3% कर दिया है। इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी यह शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबल और अकाउंटेबल के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 2030 के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र के नियत अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ सहकारी संवाद की भावना से कार्य कर रही है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। क्वेश्चन नंबर 87, मिस आस्था मीना, सांसद, इनर मणिपुर। धन्यवाद स्पीकर मैडम। के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर समेत भारत के पैराडाइज उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भारत में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि खराब मौसम लैंडस्लाइड के कारण कई बार नॉर्थ ईस्ट राज्यों में समस्या आती है। धन्यवाद। आंसर प्लीज, मिस विशाखा, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। धन्यवाद मैडम। पूर्वोत्तर में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की है।
नॉर्थ ईस्ट में लगातार हमारी सरकार डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में वायु परिवहन पर कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 88, मिस्टर भूपन कुमार, सांसद त्रिपुरा। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मेरा प्रश्न है कि त्रिपुरा के पड़ोसी देशों से होने वाले घुसपैठियों का रोकथाम क्या उपाय किया गया है? प्लीज मिस तेजस्विनी सिंह। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य शामिल हैं, जिन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन राज्यों और केंद्र सरकार तथा इस राज्य के मूल निवासी आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। पड़ोसी देशों की सरकारों से इस संबंध में बात की जा रही है, चिंता मत कीजिए। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से घुसपैठ रोकथाम का कार्य हो रहा है मैडम। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 89, श्री रिदम खरे, MP कोरबा। धन्यवाद स्पीकर मैडम। स्वास्थ्य मंत्री से मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार स्वास्थ्य पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च कर रही है? जितना खर्च किया जा रहा है क्या वह ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप है? धन्यवाद। मिस कुमकुम पांडे, MP राजकोट। मैडम स्पीकर, गांव में आज की महिलाओं को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सेपरेट पब्लिक टॉयलेट का इंतजाम किया गया है? यदि है तो क्या वे साफ एवं स्वच्छ हैं? धन्यवाद। देश स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजवर्धन जी। थैंक यू मैडम। भारत सरकार हेल्थ केयर पे कुल GDP का 3% खर्च कर रही है, जो कि कुछ 86,200 करोड़ रुपए होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में शौचालय बनवाए गए हैं। पब्लिक प्लेस समेत सभी स्थानों पर महिलाओं के लिए क्लीन पब्लिक टॉयलेट का बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 90, सुश्री प्रिया मीना, सांसद कोटा, राजस्थान। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि आजादी के 75 साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार के पास कोई ठोस उपाय नहीं है? धन्यवाद। सुश्री नित्य भारद्वाज, सांसद, श्रीनगर। धन्यवाद स्पीकर मैडम, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए आरक्षण वाला बिल कब पास किया जाएगा? हम चाहते हैं कि हमारे देश की आधी आबादी को हमारे देश के सबसे बड़े संसद इंस्टीट्यूशन में आधा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अंत में मैं हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को कोट करना चाहूंगी। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वहीं से हम खुशी से खा लेंगे। धन्यवाद स्पीकर मैडम। डॉक्टर प्रतिभा मीना, मंत्री महिला एवं बाल विकास। धन्यवाद स्पीकर मैडम। भारत सरकार महिला विकास के लिए प्रयासरत है और एक महिला होने के नाते मैं आपके अधिन्याय की भावना को समझ सकती हूँ। संविधान की 7वीं अनुसूची में कानून व पुलिस का विषय है। राज्यों के इस मामले में भारत सरकार का पूरा सहयोग है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, मानव अधिकारों का उपयोग कर सके, जिससे गौरव और सम्मानित जीवन जी सके। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण हेतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक समिति बनानी चाह रही है। उसके आधार पर हम आरक्षण बिल को विधान लेकर आएंगे। धन्यवाद। अलिशवा खान, MP पुणे। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मेरा सवाल रेलवे मंत्री जी से है। मैं रेलवे मंत्री से जानना चाहूंगी कि भारत में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए और भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किया ही क्या है, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि भारत सरकार कर क्या रही है। जवाब दीजिए मंत्री जी। आंसर प्लीज मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिस्टर शिवांश मालवीय। धन्यवाद स्पीकर मैडम, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए।
हमारी सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर लगातार कार्य कर रही है। रेल की पटरी को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, पैसेंजर ट्रेन को मेमो ट्रेन में बदला जा रहा है, प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक, रेल के डिब्बों को स्वच्छ रखा जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट समेत सभी पहाड़ी राज्यों में रेलवे सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 92, मिस अदीबा। माननीय स्पीकर मैम, पर्यावरण संकट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वन और वन्य जीव में हो रही कमी एक बहुत बड़ा संकट है। इससे कैसे निपटा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 92, मिस्टर अर्नब सिंह। आदरणीय स्पीकर मैम, हमारी सरकार के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी घाट जो कि भारत का बहुत ही खूबसूरत स्थान है, पश्चिमी घाट जो कि भारत का बहुत ही खूबसूरत स्थान है और पर्यावरण की दृष्टि से काफी समृद्ध है, लेकिन यहाँ जो अवैध खनन हो रहे हैं उससे लगातार यहाँ पर्यावरण संकट आ रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है या नहीं। आंसर प्लीज, प्रांजल वर्मा, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। भारत सरकार पेरिस एग्रीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 पर ग्लोबल पार्टनरशिप कर रही है। भारत में पर्यावरण नुकसान को लेकर सभी स्तरों में राज्य सरकारों के साथ कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने माइनिंग से संबंधित नीति बना रखी है। जमीन राज्य सूची का विषय है। अवैध खनन को रोकने के लिए भारत सरकार राज्यों के साथ कार्य कर रही है। मिस्टर निखिल चारी, एमपी लक्षद्वीप। धन्यवाद स्पीकर मैडम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं पर्यटन विकास मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि लक्षद्वीप के पर्यटन के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य किए हैं, बताइए। धन्यवाद मैडम। माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगी पर्यटन विकास मंत्री से यह जानना चाहूँगी कि लद्दाख के पर्यटन विकास के लिए आखिरकार सरकार ने किया ही क्या है। Hiranshi Jain, Minister of Tourism. Thank you, Speaker Madam, to give me a chance to speak. In the Tourism Ministry, budget allocation for the year 2022-23 stands at rupees 2,400 crore, which is 18.42% higher than the budget allocation for the year 2021-22. लद्दाख, लक्षद्वीप समेत पूरे भारत सरकार में इकोलॉजिकल, एडवेंचर, हेरिटेज, नेशनल, कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोकल जनता को काफी फायदा हो रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 94, कनक जाट, एमपी नैनीताल उत्तराखंड। धन्यवाद स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाओं के लिए खेल बजट में अलग से पैसे खर्च हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो कितने, बताइए। धन्यवाद। प्लीज ऋषभ तिवारी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। थैंक यू मैम। 3062.7 करोड़ हमारा खेल बजट है। खेलो इंडिया बजट अराउंड रुपीज 9.5 करोड़ गेट्स रिलीज अंडर स्पोर्ट फॉर वुमेन कॉम्पोनेंट ऑफ खेलो इंडिया। हमारे खेल की सभी योजनाएं जेंडर न्यूट्रल है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 95, समर्थ मालवीय, एमपी चंडीगढ़। मैडम, आपके माध्यम से मैं विदेश मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हाल ही में हुए यूक्रेन संकट और चाइना अमेरिका ट्रेड वार से भारत के वैश्विक सामरिक संबंधों में, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिलेशन में क्या प्रभाव आया है, बताइए क्या प्रभाव आया है। उत्तर दें प्रोफेसर अक्षरा त्रिवेदी, विदेश मंत्री। और ऑनरेबल स्पीकर मैडम, हाल ही में जो वैश्विक बदलाव हुए हैं उनका असर पूरी दुनिया समेत भारत पर भी दिखा है और युद्ध तो वैश्विक शांति की हमेशा प्रतिकूल रहा है। भारत सरकार कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेगी। भारत सरकार रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते का समर्थन करती है। ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक सिद्ध होता है। भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था में ट्रेड वॉर के असर को कम करने के लिए प्रयासरत हो। हम दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। भारत दुनिया की भयंकर महाशक्ति नहीं, भारत दुनिया की प्रिय शक्ति बनेगा। धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार। लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के बाद हमारी सरकार को जनता द्वारा मान्यता दी गई है।
देश की जनता के विकास के लिए समर्पित है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारी सरकार के कार्यों की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे। स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत के औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश के विकास में तीव्रता आई है। नई शिक्षा नीति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से रोजगार परक होगी। पिछली शिक्षा नीति की तुलना में नई शिक्षा नीति ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर केंद्रित है। खेती किसानी में हमारी सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए हैं, ताकि एक तरफ तो किसानों का फायदा हो, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपभोक्ता में भी लाभ हो। साथ ही साथ किसानों के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट की व्यवस्था की है, ताकि हम उन्हें ऋण जाल से मुक्त करवा सकें। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, वन और वन्य जीवों का होता विनाश भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दे रही है जो कि जलवायु परिवर्तन को न होने दे। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए हमने 2030 तक 70% वाहनों पर इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। स्पीकर मैम, भारत की गंगा यमुना समेत सभी नदियों की साफ सफाई का लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है। भारत दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है और हमारे देश में थल, समुद्र और वायु की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में मंगलयान 2, चंद्रयान 2 पर भी कार्य किया जा रहा है। सहकारी संघवाद के तहत भारत सरकार सभी राज्यों के साथ वित्त में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे विषयों में मिलकर काम कर रही है। महिला सुरक्षा, महिला कल्याण, महिला स्वास्थ्य जैसे विषयों में भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। स्पीकर मैम, मुझे यह बताकर बहुत गर्व हो रहा है कि जल्द ही संसद महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल पर एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमारी सरकार आरक्षण बिल को संसद में पास करवाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। इनसे हमारे देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कमेंट के लिए हमने आसान क्रेडिट और निवेश की व्यवस्था की है। सदन को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष में बजट में हमारी सरकार ने MSME सेक्टर को 25% बजट ज्यादा दिया है। स्पीकर मैडम, हम भी विपक्ष में रहे थे, लेकिन सरकार के साथ खड़े रहे थे। सरकार नहीं। हमारे विपक्ष गनमारी में सदस्य कहते हैं कि हमारी सरकार आसमान में उड़ रही है। ना हमारी सरकार जितना विकास जमीन में कर रही है, उतना ही अंतरिक्ष में भी कर रही है। स्पीकर मैम, सरकारों का क्या है, सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है, हमें पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में हमारी विजय होगी। तबियत की
chapter. The House is adjourned. भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को ऐसे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं।